हेलो दोस्तों, अभ्युदय एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक में हमने चैप्टर स्टार्ट किया है नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट के चैप्टर में हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी और नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इत्यादि के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने लेक्चर 1 में जीडीपी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने लेक्चर 2 कंप्लीट किया, जिसमें हमने एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, पीसीआई इत्यादि को पढ़ा था। इस सब हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। आई होप आप सभी को हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे रियल जीडीपी, जीएनपी इत्यादि। रियल जीडीपी, जीएनपी आप अखबारों में पढ़ते होंगे। रियल शब्द से आप परिचित होंगे, इसका हिंदी होता है वास्तविक। यहाँ पर इत्यादि का मतलब है, जैसे एनएनपी, हमने जीडीपी, जीएनपी लिखा है तो एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनआई यानी नेशनल इनकम और पीसीआई इत्यादि से हमारा तात्पर्य इन शब्दों से है। आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं एक तरह से कि वास्तविक जीडीपी, जीएनपी किसे कहते हैं। यदि जीडीपी या जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है, हम इसमें क्या करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी वो किस पर निकालते हैं, स्थिर मूल्यों पर। तो उनके आगे हम रियल यानी वास्तविक शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि जीडीपी, जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है तो उनके आगे हम रियल शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी वास्तविक शब्द का प्रयोग करते हैं। स्थिर मूल्यों का मतलब है कांस्टेंट प्राइस। आप एक शब्द से परिचित होंगे, आधार वर्ष। इस शब्द की अवधारणा का प्रयोग, आधार वर्ष की अवधारणा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मूल्यों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। वर्तमान में भारत में आधार वर्ष क्या है, वर्तमान में आधार वर्ष है 2011 और 12। आधार वर्ष 2011-12 है। आइए हम इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। मान लेते हैं जैसे अभी सबसे ज़्यादा महंगा हुआ था टमाटर, बीच में टोमेटो का प्राइस बहुत महंगा हुआ था, कहीं कहीं 200 रुपये तक हुआ था। तो हम उसी का उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और मान लिया कि 2022-23 के वित्त वर्ष में जो टमाटर की क्वांटिटी है वो 10 है
Q से क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं और P से प्राइस को डिनोट कर रहे हैं, और उसका मूल्य है मान लिया हमने कि 100 रुपये या 10 रुपये ही मान लेते हैं, हम 100 200 नहीं लिखेंगे, 10 रुपये मान लेते हैं। तो हम जब जीडीपी की गणना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 रुपये और 10 रुपये इनका गुणा करेंगे और लिखेंगे जीडीपी क्या हुआ, 100 रुपये। जीडीपी क्या है, देश की जीडीपी 100 रुपये है। अगला वर्ष लेते हैं 2023-24 का, और इसमें भी हम मान लेते हैं कि टमाटर का उत्पादन जो हुआ वो 10 ही हुआ। ये क्वांटिटी क्या है, टमाटर का उत्पादन, टमाटर की क्वांटिटी है यानी 10 है, और हम मान लेते हैं कि इसकी प्राइस महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया और इसका मूल्य हो गया 20 रुपये। तो 10 दूना 20 यानी ये 200 रुपये। अब देख के क्या लग रहा है कि जीडीपी हमारे देश की 100 रुपये से 200 रुपये हो गई है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है, ये गलत है। यहाँ मूल्य को हम देख रहे हैं कि मूल्य भी तो बढ़ा हुआ है, और टमाटर का उत्पादन जो है वो 10 ही है, मूल्य में वृद्धि हुई है, ना कि हमारे देश की जीडीपी में वृद्धि हुई है। अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे, तो इसकी गणना हम करेंगे आधार वर्ष से। आधार वर्ष क्या है, 2011 और 12। मान लेते हैं कि 2011 और 12 में टमाटर का मूल्य था 5 रुपये, टमाटर का मूल्य था 5 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रुपये से गुणा करेंगे, 10 का 5 में गुणा किया तो कितना आया, 50 रुपये। इसी प्रकार से हम यहाँ भी गुणा करेंगे 5 का, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 10 है तो 10 पचे, यहाँ भी 50 आएगा। अब हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन में कोई चेंज नहीं हुआ, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा कब हुआ, जब स्थिर मूल्य थे तब। स्थिर मूल्य हमने लिया 5-5 रुपये, दोनों साल 2022-23 में, 2023-24 में भी हमने मूल्य को लिया 5 रुपये, यानी मूल्य को हमने स्थिर कर दिया, तो उत्पादन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर मूल्य पर उत्पादन में कोई चेंज नहीं होता है। तो अब हम एक फैक्ट आपको बता देते हैं कि जो आधार वर्ष की गणना होती है वो एनएसओ द्वारा किया जाता है, और यह हर प्रत्येक 5 साल में होता है। अभी जो आधार वर्ष 2011-12 वाला चल रहा है वो 2015 से चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं 2020 में, लेकिन अभी तक कोई नया आधार वर्ष नहीं आया है, तो हम 2011-12 का आधार वर्ष ही लेते हैं। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी जीएनपी। यहाँ भी इत्यादि का मतलब जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम इत्यादि से है, जो कि हमने पहले बताया है। तो यहाँ पे हम नॉमिनल का हिंदी करेंगे तो होता है नाम मात्र, नाम मात्र। जैसे हम देश के राष्ट्रपति के लिए क्या कहते हैं, नॉमिनल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले देखेंगे कि नॉमिनल शब्द का प्रयोग कब किया जाता है इकोनॉमिक में। तो हम देखते हैं, यदि जीडीपी, जीएनपी इत्यादि को
चालू या प्रचलित मूल्यों पर निकाला जाता है। तो उनके आगे हम नॉमिनल शब्द का प्रयोग करते हैं। रियल में क्या था, स्थिर मूल्यों पर, और यहाँ पर क्या है, चालू या प्रचलित मूल्यों पर, जो कि वर्तमान में चल रहा है। अगर ऐसे मूल्यों पर हम जीडीपी और जीएनपी निकालेंगे तो उसके आगे हम नॉमिनल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर स्थिर मूल्यों पर निकालेंगे तो उसके आगे हम रियल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसके आगे हम देखते हैं किन्स का अर्थशास्त्र। किन्स का अर्थशास्त्र क्या कहता है? किन्स का अर्थशास्त्र यानी फाइनेंशियल इकोनॉमिक को हिंदी में कहते हैं किन्स का अर्थशास्त्र। यह भी हमें इकोनॉमिक में पढ़ना है। इसको बिना पढ़े हम इकोनॉमिक को नहीं समझ सकते हैं। किन्स ने 1900, इनका पूरा नाम था जॉन मेनरॉड किन्स, और इन्होंने 1936 में एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी। इन्होंने 1936 में एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी, जिसमें इन्होंने मांग आधारित सिद्धांत को दिया था। मांग आधारित सिद्धांत को दिया था। आप सभी जानते हैं कि 1929 में आर्थिक मंदी आई थी, पूरे आर्थिक मंदी आई थी। उसके पहले जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, यानी जो अर्थशास्त्री थे, वो सोचते थे कि उत्पादन करो, उत्पादन करने से मांग बढ़ेगी। उत्पादन करने से क्या होगा, मांग में वृद्धि होगा। यानी आप किसी भी सामान को निर्माण करो, उनको बनाओ, लोग अपने आप उसके मांग करने लगेंगे। लेकिन इस प्रकार से 1929 में आर्थिक मंदी आई, और किन्स ने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सामान को बना के रखा है, लेकिन लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं, यानी उसका खपत नहीं हो रहा है। तब किन्स ने बताया कि मांग आधारित उत्पादन होना चाहिए, यानी जब मांग हो किसी वस्तु की तभी उत्पादन की जाए, जिसको मांग आधारित सिद्धांत कहा गया। तो इन्होंने दो प्रकार से अपने नियम को बताया है, हम उसको दो बिंदुओं में समझेंगे। पहला है देश का जीडीपी और रोजगार।
देश का जीडीपी और रोजगार समग्र मांग, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड यानी शॉर्ट फॉर्म में एडी कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। इन्होंने पहला नियम दिया। इन्होंने बताया कि जो जीडीपी है और रोजगार, जो देश की जीडीपी होती है और रोजगार दोनों साथ साथ चलते हैं, और रोजगार का जो आधार है वो प्रोडक्शन है। यानी रोजगार हमें कब मिलेगा? जब प्रोडक्शन होगा तभी रोजगार मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे समग्र मांग की बात कर रहे हैं, यानी हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, यानी हम देश की जीडीपी पढ़ रहे हैं और उसमें हम समग्र मांग। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे होते हैं तब हम वहाँ पे मांग यूज करते हैं, मांग शब्द का। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे समग्र मांग का। ये मैंने ऐसे जानकारी के लिए आपको बता दिया। इसमें उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं। समग्र मांग की संरचना उन्होंने बताई। उन्होंने बताया समग्र मांग की संरचना कैसी है, तो इसको हम एक फार्मूले के जरिए समझेंगे। एडी यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स और माइनस एम के। ये उन्होंने फार्मूला दिया। इसमें एडी यानी मांग है ये, और ये बाकी सब जो है ये सब खर्चे हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सी क्या है। पहला सी है कंजप्शन। जिसको हम हिंदी में उपभोग कहते हैं। उपभोग क्या है? उपभोग अपनी संतुष्टि के लिए किया गया एक खर्च है। उपभोग अपनी संतुष्टि के लिए किया गया एक खर्च है। इसके लिए किया गया है तो ये अपनी संतुष्टि के लिए किया गया है। किन्स ने इसको बताया। किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक यानी पॉजिटिवली रूप से निर्भर करता है। आइए हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। हम डायग्राम बनाएंगे पहले।
ये लाइन होगी कंजम्पशन की, और ये लाइन होगी इनकम की, और इस लाइन को हम कहेंगे कंजम्पशन लाइन। अब इसको हम देखेंगे इस प्रकार से। ये है इनकम। इनकम को इकोनॉमिक में वाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ होता है जीरो, और ये है खपत की लाइन। तो हमने ऊपर परिभाषा में देखा था कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर, हमने ये देखा था ना, एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर, तो हमने एक न्यूनतम स्तर छोड़ा है यहाँ पे इस प्रकार से। जैसे हमने इस लाइन की शुरुआत जीरो से नहीं की है, यहाँ हमने कुछ गैप दिया हुआ है। तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम है यहाँ y1, तो इसको इस प्रकार से मिलाएंगे y1 पर, और इसका आएगा खपत कंजप्शन। मान लिया यहाँ पे C1 आया, उसी व्यक्ति की इनकम को यहाँ पे देखें y2, इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम y2 है। तो इसका खपत क्या होगा? इसका खपत होगा C2। यानी किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका खपत भी बढ़ रहा है। यदि किसी व्यक्ति का इनकम है y1 तो उसका खपत है C1, और अगर उसकी इनकम y2 हो जाती है तो उसका खपत होता है C2। अब हम इसमें यहाँ पे नोटिस करें तो ये गैप ज़्यादा है न कि ये गैप। इन दोनों गैप की तुलना करें तो इनकम का गैप ज़्यादा है और खपत का गैप कम है। तो खपत का गैप इसलिए कम है क्योंकि जब व्यक्ति इनकम करता है तो कुछ सेविंग में जाता है उसका, वह व्यक्ति सेविंग भी करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर, यानी हमने शून्य लेवल को नहीं लिया है, शून्य लेवल को छोड़कर ये रेखा बनाया हुआ है, खपत लाइन को हमने ड्रॉ किया है। तो अगर किसी व्यक्ति का इनकम जीरो है, उसका इनकम नहीं हो रहा है, फिर भी उसका खपत हो रहा है, ये कैसे संभव है? तो ये इस तरह से संभव है कि अगर हम इनकम नहीं प्राप्त कर रहे तब भी हमारी कुछ बेसिक नीड होगी ना। बेसिक नीड, कम से कम कुछ नहीं चाहिए तो हमको खाना तो चाहिए ही, खाना तो चाहिए ही। उसको खाने के लिए हम किसी व्यक्ति से क्या कर सकते हैं? उधार ले सकते हैं, या हमने कभी सेविंग की हो तो उसको निकालकर, बैंक से निकालकर हम उसका यूज कर सकते हैं। यानी अगर व्यक्ति इनकम नहीं कर रहा है, इनकम क्या है? जीरो है, फिर भी उसका कंजम्पशन यहाँ है। जैसे हम
कोविड की बात कर लें, अगर कोविड में हमने देखा कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, तो क्या वो खाना नहीं खा रहे थे या वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर रहे थे? तो कैसे कर रहे थे? वो किसी से मदद मांग रहे थे, कोई उनकी हेल्प कर रहा था, या उन्होंने कभी सेविंग की हो, कभी एफडी किया हो, वो उसको तोड़वा रहे थे, उस पैसे का वो यूज कर रहे थे, यानी वो खपत कर रहे थे। उनकी इनकम जीरो थी फिर भी वो खपत कर रहे थे, इसलिए इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ किया गया है। तो हाँ, किन्स सर क्या कहते हैं, किन्स महोदय कहते हैं इसी पर, ये जो इनकम ज़्यादा है और कंजप्शन कम है, इस पर ये किन्स महोदय कहते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि लोग आय के एक हिस्से का बचत कर लेते हैं। आय के एक हिस्से का बचत कर लेते हैं, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकम ज़्यादा है फिर भी खपत या उपभोग कंजप्शन कम है। तो ये हमने कौन से बिंदु को समझा? हमने समझा सी पॉइंट को। सी सी क्या है? इस फार्मूले में हम सी को समझ रहे हैं, हमने सी को देखा। अब आइए हम समझते हैं आई को। आई क्या है? चलिए, आई को हम कल समझेंगे, आई को आज नहीं समझते, आई को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।